हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री तायल अकेडमी जींद से। हम हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक वर्णमाला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में थी, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने वर्ण के भेद यानी कि स्वर व्यंजन कितने प्रकार के हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। आज हम कंपन के आधार पर यानी कि घोषतव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, इस बात पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वर्णों की संख्या कितनी है, व्याकरण में इनका महत्व क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं हमने किया तो कंपन के आधार पर जो भेद हैं वो भी हमें नहीं समझ में आएंगे, हम घोष का मतलब ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, कितने भेद हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपन यानी कि घोष। यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कंपन का मतलब ही क्या है, घोष। घोष का अर्थ क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन यानी कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसको उच्चारित करते समय हमारे वायु जो हमारी स्वर तंत्री है, कंठ है, तालु, मूर्धा, ओष्ठ है, इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जो हलचल है, उसी को क्या कहते हैं, एक तरह से घोष यानी कि नाद, साउंड जिसको बोलते हैं। अब घोषतव के आधार पर कहें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है घोषतव के आधार पर, या हम कह सकते हैं कंपन के आधार पर जो अपने वर्ण हैं वो कितने प्रकार के हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये करने से पहले हम पिछले टॉपिक में जो हमने किया था यानी कि जो स्पर्श व्यंजन हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, व्यंजन 33 हैं यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। उनके नाम कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म, जिसको संघर्षी व्यंजन का नाम भी दिया गया है। तो हम बात करेंगे कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। तो हिंदी वर्णमाला में कंपन के आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सघोष, सबसे पहले रहेंगे सघोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। अब ये सघोष और अघोष होते क्या हैं वो देखिए। घोष का मतलब क्या है, कंपन, वाइब्रेशन। स मतलब साथ में, अ मतलब नहीं। हिंदी के अंदर एक चीज मेन है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अगर उनके साथ हम सा जोड़ दें तो वो उसके साथ में है और आ जोड़ दें तो वो उसके बिना है। जैसे मैं कहूँ ये वस्तु मुझे अप्रिय है, अप्रिय का मतलब क्या है, मुझे पसंद नहीं है, प्रिय अच्छी नहीं लगती। हम कहें सपरिवार, सपरिवार का मतलब क्या है, परिवार के साथ। तो उसी प्रकार घोष का अर्थ क्या है, कंपन। स माने साथ में, घोष माने कंपन, अ मतलब नहीं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। कौन से वर्ण ऐसे हैं जिसके अंदर कंपन होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं वर्ग लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने वर्ण बताए थे यानी कि व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। वो कौन कौन से हैं एक बार वो देखेंगे। उसके बाद हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उनके हिसाब से ही सघोष अघोष के बारे में बात करेंगे। अब मैं एक बार यहाँ पर अपने 33 व्यंजन लिख रही हूँ, एक बार इसको देखिए। हाँ जी, ये जो लाइन है वो कवर्ग है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। इसके बाद आ जाता है ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके बाद बारी आती है य र ल व। अब तीनों प्रकार के श जिसको हम ये बोलते हैं श शलगम, फिर हम श पेटकटा श भी बोला जाता है, श षटकोण भी कहते हैं,
और ये है स, यानी कि अपना ससेब जिसे बोलते हैं, या सड़क जिससे उच्चारित होती है। ये मैंने 33 व्यंजन लिखे हैं। यहाँ पर क से लेकर मैं तक, यानी कि ये हमारे 33 जो व्यंजन हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श, या इनको वर्गीय व्यंजन के बारे में भी, यानी कि इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है? 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछी जाए एग्जाम के अंदर, या स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी रहेगी? 25 रहेगी। अब मैंने लास्ट वीडियो में यह भी बताया था इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी प्राणवायु है, यानी कि जो हमारी श्वास है, वो स्वर तंत्री से, यानी कि किसी न किसी अवरोध से टकराकर मुंह के अंदर जो हमारे अवरोध है, कौन से? कंठ है, तालु है, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, उनसे टकरा कर बाहर निकलती है। इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से होते हैं? इन य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्री है, यानी कि जो श्वास है, वो व्यंजन की तुलना में कम अवरोधक होती है, यानी कि उसकी तुलना में इसका उच्चारण करते समय हवा कम बाहर निकलती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन। अंत मैंने बीच में स्थ मतलब स्थापित, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं तीनों प्रकार के श और है, जिसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वो कौन से हैं? तीनों प्रकार के हमारे स और ह। ये क्यों है ऊष्म, यानी कि ऊष्मा, हीट, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से एक ऊष्मा पैदा होती है, एक रगड़ पैदा होती है। ये जो व्यंजन है, इनको उच्चारित करते समय, इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो किसी न किसी पार्ट से टकराकर बाहर निकलती है, यानी कि एक संघर्ष के द्वारा, एक रगड़ खाकर इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का नाम दिया गया है। ये तो हुई लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था उससे रिलेटेड बातें। इसी के आधार पर हम कंपन, यानी कि घोष के आधार पर बात करेंगे, कौन से सघोष हैं, कौन से अघोष वर्ण होते हैं। उससे पहले यहाँ एक मेन बात और है, यानी कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, उनके और भी नाम है, उनको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो कौन से हैं, एक बार वो देखेंगे। जैसे य, र, ल, व, इनको क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजनों की तुलना में हवा कम अवरोध होती है, कम रुकती है, यानी कि ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वर्ण हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध स्वर कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो ना तो पूरे स्वर हैं और ना पूरे व्यंजन हैं, यानी कि उनको अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। तो वो कौन से हैं? तो हम बात करेंगे वो वर्ण कौन से हैं, यानी कि यह और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। यह और व को, यानी कि अंतस्थ व्यंजन तो ये है ही, लेकिन इनको अर्ध स्वर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि वही सेम बात रहेगी, इनके उच्चारण में हवा अवरोधक होती है, यानी कि व्यंजनों की तुलना में कम अवरोध लेती है, रुकावट होती है। यहाँ एक बात और हम देखेंगे, य व को क्या कहा गया है? अर्ध स्वर। एक और शब्द है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वर्ण, र को और किस नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है, परकंपित वर्ण। परकंपित कहें या लुंठित वर्ण कहें या लुंठित व्यंजन कहें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। परकंपित नाम से ही क्लियर हो गई है बात, यानी कि जिसके उच्चारण में मुंह के अंदर एक कंपन उत्पन्न हो, एक वाइब्रेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं? परकंपित वर्ण। और वो कौन सा है? हमारा र। र के उच्चारण में मुंह के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, र, झरनाटा सा, जैसे हम बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, एक वाइब्रेशन, झरनाटा, झरन झरन की आवाज आती है, र, इसलिए इसको प्रकंपित वर्ण का नाम भी दिया गया है। लुंठित, यानी कि लुंठित का मतलब क्या है? र को ही लुंठित वर्ण का नाम भी, यानी कि संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि जब हम
र वर्ण बोलते हैं, जीभ हमारी बीच में आकर यानी कि किसी स्वर तंत्री को टकराती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, यानी कि एकदम से ऊपर जाकर एक झटके के साथ नीचे आती है। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुंह के बीच में आकर थोड़ा सा ऊपर घूमकर एक झटके के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इसको लुंठित वर्ण का नाम भी दिया गया है। एक और वर्ण है पार्श्विक व्यंजन। कई बार पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? वो हमारा हो जाता है ल। इसको क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए, पार्श्व का मतलब होता है बगल में, यानी कि साइड में। पार्श्व का मतलब होता है संस्कृत के हिसाब से बगल में, साइड में। अंकी बिंदी नहीं लगेगी, बगल में। कैसे? जब हम ल का उच्चारण करते हैं, ल, जीभ ऊपर लगती है, यानी कि हमारे ऊपरी हिस्से पर टच करती है। मुंह की जो ये गोल सी छत है, ऊपरी सतह है, उसको स्पर्श करती है, लेकिन हवा मुंह के साइड से बाहर निकलती है। इसका उच्चारण कर कर भी हम देख सकते हैं। यानी कि सबसे जो मेन बात है वो क्या है हिंदी की? हिंदी व्याकरण को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया गया, उसका क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर हर चीज का अपना एक महत्व है, हर चीज को हम प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। उसी प्रकार इन वर्णों को हम बोलकर यानी कि उच्चारित कर कर देख सकते हैं, किसके अंदर हवा कम है, किसके अंदर ज्यादा है, किसको बोलने के समय जीभ कौन से पार्ट को टच करती है। अब ल को क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन। र परकंपित यानी कि लुंठित, य और व को बोला जाता है अर्धस्वर। क्लियर है? आ गया होगा आप लोगों को समझ में। यानी कि अंतस्थ व्यंजन तो है ही, य, र, ल और व, इनको अंतस्थ व्यंजन तो कहा जाता ही है। इसके अलावा इन चार वर्ण के जो हमारे ये चार व्यंजन हैं, इनके ये नाम भी हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। हाँ जी, अभी मैंने बताया था घोष। घोष मतलब क्या? स्वर तंत्रियों में कंपन यानी कि वाइब्रेशन। उसी वाइब्रेशन के आधार पर, उसी कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है यानी कि व्यंजन है, स्वर नहीं व्यंजन, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सघोष और अघोष। घोष यानी कि कंपन, स माने साथ में, ए मतलब नहीं, जो बात अभी मैंने आपको बताई है। अब हम देखते हैं सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इनकी परिभाषा मैंने आपको दी है। सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष व्यंजन की। अघोष, अघोष का मतलब क्या है? जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? अघोष। वो कौन से हैं अघोष व्यंजन? कौन से होते हैं? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, वर्गीय व्यंजन यानी कि वर्ग। हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। वही स्पर्श व्यंजन है और उन्हीं को वर्गीय व्यंजन का नाम भी दिया गया है, क्योंकि उनको वर्गों में डिवाइड किया गया है। जो क वाली लाइन है उसको कवर्ग, च वाली लाइन को चवर्ग, त वाली लाइन को टवर्ग कहते हैं। उसी के हिसाब से हम देखते हैं अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? हर वर्ग का। वर्ग कौन से? जो अभी मैंने बताया है आपको, जो 5 वर्ग हैं। तो हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। पहला दूसरा वर्ण का मतलब क्या? जैसे क वाला वर्ग है तो पहले क ख वो इसके अंदर आ जाएंगे, दूसरा है ट ठ वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे जैसे च छ, पहले क ख आएगा, फिर च छ, फिर ट ठ, ट ठ, ड ढ अण, फिर हम त थ की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प फ की, प फ ब भ म, यानी कि जो 25 वर्ण हैं उनमें से 10 हम यहाँ पर यूज करेंगे जो स्पर्श व्यंजन के अंदर से हमने लिए हैं। यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। इसको हम एक इजी तरीके से भी याद कर सकते हैं। वो कौन सा है? हिंदी व्यंजनों यानी कि हिंदी वर्णमाला के अंदर हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्वर से। स्वर सबसे पहला वर्ण, उसमें कौन सा आता है? अ।
और ऐसे ही अघोष की शुरुआत भी होती है। तो यानी कि अघोष कहाँ से शुरू हुआ? आ से। और पहला वर्ण भी कौन सा है? अ। तो हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अलावा अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है अघोष व्यंजन कितने होते हैं, ये बड़ा ही मेन क्वेश्चन है। अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 13 है। तो ये आप लोग नोट करेंगे, अघोष व्यंजनों की संख्या 13 है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 10 व्यंजनों के बारे में बात की है। तो क्या हमने गलत लिखा? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने वर्गों के बारे में ही बात की है। 5 वर्ग हैं, हर वर्ग से हमने 2 वर्ण उठाए हैं, तो ये हो गए 10। इसके अलावा 3 वर्ण कौन से हैं जो इसके अंदर शामिल हैं? वो हमारे ऊष्म व्यंजन है, यानी कि तीनों प्रकार के श, ये भी किसके अंदर आते हैं? अघोष व्यंजन के अंदर जोड़े जाते हैं, बोले जाते हैं। अब इसके अंदर 10 ये हो गए, 3 ये, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13। तो क्लियर हो गया होगा आपको, अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 13। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, जो हमारे 5 वर्ग हैं, तो 10 हमने वहां से लिए, 3 हमने ऊष्म व्यंजन से लिए, तो अब इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी हो जाती है? 13। अब आगे देखते हैं, यही बात हमने अभी बताई है। क ख यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण वो कौन सा है, किसके अंदर शामिल होगा? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तीनों प्रकार के श, पहला दूसरा वर्ण तीनों प्रकार के श, ये किसके अंदर आ जाएंगे? अघोष के अंदर, क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह के अंदर कोई कंपन नहीं होता। आप लोग इसको उच्चारित कर कर भी देख सकते हैं, तब भी पता चल जाएगा भाई ये है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, हिंदी जो भाषा है वो क्या है? वैज्ञानिक है। हम उसको उच्चारित कर कर उसको एक व्यू के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी कि उसका उच्चारण हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? स मतलब साथ में, घोष मतलब कंपन, नाद वाइब्रेशन जिसको हम कह सकते हैं। किसी भी तरह से याद करें, घोष मैंने कंपन भी कह सकते हो, घोष मतलब साउंड, नाद, किसी भी हिसाब से, बस हमें बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स माने साथ में और घोष माने कंपन। कंपन के आधार पर या उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या कितनी है? 31 होती है, 31 है। अब ये कौन से हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कुल व्यंजन कितने हैं? 33। जब 13 व्यंजन अघोष के अंदर शामिल हो गए हैं, तो यहाँ कौन से बचे हैं? क्या टोटल इनकी संख्या यही है? क्या हम गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, हमने बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि यहाँ बात हम कर रहे हैं स्वर की भी। 11 के 11 स्वर, आ से लेकर औ तक। यहाँ छोटा ओ है नहीं, लेकिन बड़ा ओ, औ से औरत, वहां तक अंग और ए को, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर, अनुसार अनुस्वार और विसर्ग रहित जो हमारे 11 व्यंजन हैं, स्वर हैं, उनकी हम बात यहाँ पर भी करेंगे। लेकिन यहाँ एक मेन क्वेश्चन और बन जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है सघोष व्यंजन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सघोष व्यंजन, उनकी संख्या 31 होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक सघोष व्यंजन बनता है, एक सघोष वर्ण बनते हैं। सघोष व्यंजन कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी सीखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे सघोष व्यंजन, व्यंजन के अंदर तो सिर्फ हम व्यंजन की ही बात करेंगे। जब 13 व्यंजन वहां जा चुके, तो यहाँ तो सिर्फ 20 ही बचे। कौन से बचे वो हम पहले देखेंगे। जैसे अभी हमने बताया था वर्गीय व्यंजन 25 है, यानी कि कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। जब हम हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण किसके अंदर ले जा चुके हैं? अघोष के अंदर। अघोष के अंदर हम उसको शामिल कर चुके हैं, तो बच गया कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वो हम देखेंगे। यानी कि जैसे हमने क वर्ग लिखा, क, ख, ग, घ, अंग, इसके अंदर जो पहला दूसरा वर्ण है वो क्या कहलाएगा? अघोष,
क्योंकि ए सबसे पहले आता है तो पहला दूसरा वर्ण वर्णमाला में से उठाकर उसको दे दिया। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। सघोष, सघोष के अंदर ये जो स, इसकी संख्या तीनों में सबसे बाद में आती है। यानी कि हिंदी के अंदर कितने स हैं? 3। तो ये वाला जो से है स सेब, या जिसको हम स सड़क वाला बोलते हैं, ये तीसरे नंबर पर है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। पहला दूसरा क्या कहलाएगा? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? सघोष। यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श, ये कहाँ चले गए? अघोष के अंदर। अघोष के लास्ट में ये वाला स आता है, यहीं से अपना सघोष स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाया? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या कहलाता है? सघोष वर्ण कहलाता है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। कौन से व्यंजन? ये तो स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे वो कहाँ चले गए? अघोष के अंदर। वहां से सिर्फ एक वर्ण बचा, वो कौन सा था? ह। ये भी किस में जाएगा? सघोष के अंदर शामिल हो जाएगा। और कौन से वर्ण होंगे? और हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि य, र, ल, व, ये किसके अंदर चले जाएंगे? ह के अंदर जाएंगे, सघोष के अंदर शामिल होंगे। तो इस तरह से देखिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? वर्गीय वर्ग कितने हैं? 5। उनमें से 3-3 वर्ण हमने उठाए तो 15 वहां से लिए गए, एक ह यानी कि 16 और 4 ये, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। तो यानी कि अगर बात होती है सघोष व्यंजन की तो इनकी संख्या सिर्फ 20 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 20 रहेगी। अघोष व्यंजन कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13। और सघोष व्यंजन कितने हैं? 20। तो कुल मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं? 33। यानी कि व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसको हमने सघोष और अघोष के अंदर डिवाइड कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है सघोष वर्ण, ये चीज अब हमारी मेन है समझने की, क्योंकि स्वर, स्वर भी घोष के साथ आते हैं। यानी कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है। वही वाइब्रेशन जिसको हम घोष कहते हैं, नाद कहते हैं, साउंड के रूप में लेते हैं। तो सघोष के अंदर 11 के 11 स्वर, किसको छोड़कर? अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर जो हमारे 11 स्वर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 20 ये हो गए, 11 स्वर, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 31 वर्ण। क्लियर है? आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी? 31। अगर वर्ण की बात हो तो 31, लेकिन अगर व्यंजन की बात हो तो इनकी संख्या सिर्फ 20 रहेगी। अब आगे देखते हैं। जैसे हाँ जी, अब देखते हैं जो हमने अभी बताया उसके बारे में बात करेंगे। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जो भी बात ही हुई थी, यानी कि क वर्ग से रिलेटेड है। यानी कि अब देखिए सघोष और अघोष, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये क्या कहलाता है? सघोष। और हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष के अंदर आता है। अगर आपको ये वीडियो यानी कि मेरी जो बात है वो क्लियर हो रही है तो हमारे चैनल को यानी कि तायल एकेडमी जिंद के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट से जो भी आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन आया है वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात की सघोष अघोष की, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसके अंदर अल्प प्राण महाप्राण से रिलेटेड भी बात करेंगे। यानी कि प्राणत्व के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं वो कितने प्रकार के हैं वो भी देखेंगे। हाँ जी, जैसे हमने बात की थी अभी,
सघोष अघोष क्लियर हो गए थे। सघोष के अंदर क्या था? सघोष के अंदर हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण था, अघोष के अंदर पहला दूसरा वर्ण था। उसी से आगे अब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी कि उसको कितने प्रकार से डिवाइड किया है, वो कौन से हैं वो देखिए। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अब ये अल्प प्राण महाप्राण होते क्या हैं, एक बार इसको समझेंगे। हिंदी में प्राण का मतलब क्या है? वायु, यानी कि हवा। प्राण मैंने वायु कहें या हवा कहें, ये लगा के चलिए। तो प्राण का मतलब क्या हुआ? हवा, यानी कि वायु। तो इसी के आधार पर, या हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर, जैसे हम कहें प्राणतव के आधार पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, प्राणतव के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, यानी कि इनके भेद कितने हैं, तो वो दो प्रकार के हैं। तो वो कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। इसके नाम से ही बात क्लियर हो रही है कि अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण होते कौन से हैं। पहले एक बार इनको समझते हैं, फिर हम इनको देखेंगे। जैसे अल्प मतलब थोड़ा, कम, प्राण मैंने वायु हवा, महा मैंने ज्यादा और प्राण मैंने हवा यानी कि वायु। सिंपल सी बात है, इसी से इसकी परिभाषा क्लियर भी हो जाती है। जैसे हम कहें अल्प प्राण, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, अल्प मतलब थोड़ी, कम हवा निकले, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो हम इसको बोलकर यानी कि उच्चारित कर कर भी देख सकते हैं भी किसके उच्चारण में कम हवा निकलती है, किसके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा का प्रेशर होता है। उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जैसे अल्प प्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें बड़ा ध्यान से समझना है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कौन से 20 होते हैं वो हम इस टॉपिक के अभी देखते हैं। हर वर्ग का, अब मुझे लगता है आपको वर्ग पता चल गए होंगे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण हैं और 25 वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन के यानी कि वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्लियर है बात? हर वर्ग का, वर्ग कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पैवर्ग, यानी कि जो 5 वर्ग हैं और उनके अंदर 5 वर्ण हैं, यानी कि जो 25 वर्ण हैं, अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, इसलिए इनको यानी कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। तो हम इसको अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? यहाँ इनकी संख्या कितनी हो गई? हर वर्ग के अंदर 5 वर्ण हैं, 25 में से हमने 15 यहाँ से उठाए। इससे आगे कौन से आते हैं वो देखिए। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, यानी कि कवर्ग से हमने उठा लिया है हाँ जी, क वर्ग से हमने लिया है क, ग, ङ, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो ये हमारा क्या है? क वर्ग। यानी कि आपको इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं साथ साथ क्लियर करना है, कोई भी डाउट हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड हो, व्यंजनों की संख्या से संबंधित हो, सघोष अघोष से संबंधित हो या अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित हो। सारी चीजें हमें वीडियो देखते देखते ही क्लियर करनी है। अब अगला कौन सा है? आगे हम देखते हैं च वर्ग, फिर हम बात कर रहे हैं ट वर्ग की
यानी कि ट, यहाँ पर ड और अन, ठ को हमने छोड़ दिया है, ड को हमने छोड़ दिया है। यहाँ एक चीज जो ध्यान देने वाली है, ट ठ, ठ को हमने छोड़ दिया है, ड यहाँ है, ढ को छोड़ दिया है, जिसको हम ढ से ढोलक बोलते हैं। वो हमारा जो पढ़ाई में यूज होता है वो वाला ढ नहीं, जो हम ढोलक के अंदर लिखते हैं। पिछली वीडियो में यानी कि जो हमने वर्णमाला की पहला पार्ट 1 बनाई थी वीडियो, उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि जिसको द्विगुण व्यंजन का नाम भी दिया गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, द्विगुण व्यंजन कहें, या उनको ताड़नजात वर्ण कहें, वो कौन से होते हैं? सिर्फ दो हैं, ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है। इसका ये दो, इन दोनों में से कौन सा? जो ये ड है जिसके नीचे डॉट है, वो भी इसी का पार्ट माना जाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है उसमें से ये वर्ण भी इसी के अंदर शामिल होगा। आगे देखिए, जैसा त वर्ग है, त वर्ग से त थ छोड़ देंगे, द यहाँ है, ध छोड़कर न यहाँ है। या और प वर्ग से पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण वो इसके अंदर शामिल है। आगे देखिए, य, र, ल और व, ये भी इसी के अंदर माने जाते हैं, इसी के अंदर शामिल होते हैं। अब आपने देखा होगा इनकी संख्या 20 है, तो वो कैसे क्लियर हुई है? 15 वर्ण ये हो गए हमारे, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किसके? हर वर्ग के। तो हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण हैं, उनमें से 3 हमने उठाए, तो उनकी संख्या कितनी? 15। एक उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि जो इसके अंदर शामिल है, ये हो गया एक 16। और 4 हमारे कौन से? य, र, ल, व, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण यानी कि अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है ये बात। अब इस टॉपिक में अल्प प्राण से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा। आगे देखते हैं, महाप्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राण का मतलब क्या है? वायु, हवा। जिनको बोलते समय जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। और जिनको बोलने में कम समय लगेगा यानी कि कम हवा निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। दोनों में डिफरेंस है, अल्प मतलब थोड़ा कम, और प्राण यानी कि वायु। महा मतलब ज्यादा, और प्राण मैंने वायु यानी कि हवा। उनको बोलते समय ज्यादा हवा लगेगी, अल्प प्राण को बोलते समय कम हवा यानी कि टाइम लगता है, कम समय लगता है। हाँ जी, इनकी संख्या 15 होती है। क्यों होती है? कौन कौन से वर्ण इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं वो देखेंगे। जैसे अब हम बात कर रहे हैं हर वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण वो इसके अंदर हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण वो कौन से होंगे? जैसे क वर्ग से हमने लिया है, क वर्ग से कौन सा आया है हमारा? दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे क, ग और अंग वो कहाँ चले गए? अल्पप्राण के अंदर। और ये कहाँ आ गया है? महाप्राण के अंदर। यानी कि कवर्ग में से हमने लिया है क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। च वर्ग से च छोड़ दिया है, छ। इसको आप उच्चारित कर कर भी देखें, एक बार साथ साथ में बोल के देखें। जैसे हम बोलते हैं छ, कम हवा निकली, छ, छ बोलेंगे तो मुंह से ज्यादा हवा निकलती है। जैसे हमने छाता बोला तो छ, तो मुख से ज्यादा हवा लगी, निकली, और उसको बोलने में टाइम भी ज्यादा लगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? महाप्राण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क वर्ग से हो गया। ये हमारा च वर्ग यानी कि च का समूह उससे हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं ट वर्ग की। ट वर्ग के अंदर ट यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण वो कहाँ चला गया?
महाप्राण के अंदर, यहाँ अल्प प्राण के अंदर, यहाँ पर कौन सा आया है, महाप्राण में दूसरा और चौथा। अब हम बात कर रहे हैं तवर्ग की, यानी कि तय का वर्ग, तय का समूह। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा किसके अंदर आ जाएगा, महाप्राण के अंदर। ये हमारा है पवर्ग, यानी कि प का समूह। अब इनकी संख्या यहाँ कितनी हो जाती है, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, यहाँ पर 2-2 हैं, हर के अंदर 2-2 हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 10। तो बच गए कितने, 5। वो 5 वर्ण कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं। जैसे अब हमने बात की हर वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि ये जो बात हुई है ये स्पर्श व्यंजन की हुई है, लेकिन अभी अंतस्थ व्यंजन बाकी है। अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर हम शामिल करेंगे, क्योंकि ऊष्म व्यंजन किसके अंदर चले गए हैं, क्योंकि जो ऊष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों ही किसके अंदर आ जाएंगे, अलग अलग हैं। अब जैसे पिछली स्लाइड पे जाकर हम देखते हैं हमने क्या देखा था, जैसे मैं आपको एक बार बात बता दूं, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये किसके अंदर चला गया था, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा किसके अंदर गया, अल्प प्राण के अंदर। य, र, ल, व ये किसके अंदर गए, अल्प प्राण के अंदर। तो बच गया कौन सा, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, जो हमारे ऊष्म यानी कि संघर्षी व्यंजन है। ये बार बार में ना लिखना पड़े इसलिए हम यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको यहाँ ये चीज़ भी दोबारा से समझ में आ जाए। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण। हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व ये किसके अंदर आ जाएंगे, अल्प प्राण के अंदर। उत्क्षिप्त व्यंजन में से जो हमारा एक है कौन सा, ड, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, अल्प प्राण के अंदर। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण कौन से होंगे वो देखेंगे। पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आ गए थे, तो दूसरा और चौथा कहाँ जाएंगे, महाप्राण के अंदर। और हमारे तीनों प्रकार के श और ह यानी कि जो हमारे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है वो, और ड यहाँ है, और ढ जो उत्क्षिप्त व्यंजन में है, जो हम लिखते हैं ढ से, जैसे ढोलक लिखते हैं, वो यहाँ रहेगा, वहाँ जाएगा, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह है। वो हम देखते हैं कि वो क्या है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 15। तो वो कौन से हैं वो देखिए। हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वहां चले गए, ऊष्म व्यंजन यहां पर आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हैं, तीनों प्रकार के श, यानी कि ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, और ये ससेब यानी कि जो दंत है, और हमारा ह ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन यानी कि महाप्राण के अंदर। और हम ढ, एक ये है जो हम ढोलक के अंदर लिखते हैं, और एक ढ कौन सा है, जिसके नीचे डोट लगता है। ये कौन सा है, जिसके नीचे डोट लगता है, जिसको हम उत्क्षिप्त, द्विगुण या हम ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो मेन बात हमें समझनी है वो क्या समझनी है, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं। कौन कौन से हैं, ड और ढ, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह यानी कि डोट लगता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, सीटेट है, एसटेट है, डीएसएसबी, केवीएस वगैरह, उनके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड, ढ का यूज यानी कि प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता है। और ऑप्शन में हमें मिलते हैं शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में। तो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, जिनको ताड़न जात भी कहा जाता है, कौन से हैं, ये 2 हैं। इनका प्रयोग कभी भी शब्द की स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्टार्टर वर्ड नहीं है। अगर हमारा कोई शब्द ड और ढ से शुरू होता है तो वो कौन से होंगे? वो हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार इसको और देख रहे हैं तो क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। अब देखिए महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण कौन से हो गए हमारे? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, चारों उष्म व्यंजन और हमारा ढ जिसके नीचे डॉट लगता है वो वाला है। ये कभी भी शब्द की शुरुआत में यूज नहीं होगा। इसका प्रयोग, इस वर्ण का प्रयोग, कौन से? जो ये ड और ढ हैं, इनका प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होता। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बड़ी ही मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। जैसे एक बात और हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात है, हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कौन सी हिंदी है? वैसे तो हिंदी सारी एक जैसी है, लेकिन जो मेन बात है, आज जो कंपटीशन में हिंदी आती है वो हिंदी कौन सी है? उस हिंदी का नाम क्या है? जो आज स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, क्या ये वही हिंदी है जो 1000 ईस्वी में, यानी कि जो प्रारंभिक हिंदी है, क्या ये वही है? नहीं, इसको प्रारंभिक हिंदी नहीं, इसको मानक हिंदी कहते हैं। हम आज जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, या मैं जो आपको कंपटीशन में आपकी क्लास में अभी हम जो पढ़ रहे हैं, वो हिंदी कौन सी है? वो मानक हिंदी है। ये वो हिंदी नहीं है जो 1000 ईस्वी में शुरू हुई थी, क्योंकि हिंदी का जो प्रारंभ है वो कब से माना गया है? 1000 से माना गया है, 1000 ईस्वी से माना गया है। लेकिन ये हिंदी कौन सी है? मानक हिंदी। और मानक हिंदी के आधार पर 4 वर्ण चेंज हुए हैं। जो हमारी वर्णमाला है उसमें 4 वर्ण चेंज हुए हैं। वो कौन से वर्ण चेंज हुए हैं? यानी कि मैं एक वाक्य लिखती हूं आपसे, आपको वो देखकर शायद मेरी बात समझ में आ जाए। कई बार एग्जाम के अंदर वर्तनी के क्वेश्चन भी आते हैं। वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध, वो वाक्य शुद्धि भी हो सकता है, वो शब्द शुद्धि भी हो सकता है। यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, यानी कि एक वाक्य लिखती हूँ। आप इसको देखिए, जैसे मैंने लिखा, मैंने ये वाक्य लिखा, राम खाना खा रहा है। इस तरह से ही एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से ये देखना होता है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दिखने में तो ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। उसका क्या कारण है? उसका रीजन यही है मानक हिंदी। क्योंकि हम लोगों ने जब अपनी क्लास, जब हम छोटे थे या पहले जब हमने हिंदी पढ़ी थी, तो ख को नीचे से जोड़ा नहीं जाता था। यानी कि स्कूल में हमें सिखाया गया है नीचे जोड़ना, लेकिन हम लोग नहीं जोड़ते थे। यानी कि ख को ऐसे लिखना होता है। अब ये दिखने में हमने खाना लिखा है, लेकिन ये खाना ना पढ़ा जाकर रवाना पढ़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वाक्य की अशुद्धि मानी गई है। तो हिंदी व्याकरण में, यानी कि जो हमारी वर्णमाला है, उसमें जो 4 वर्ण चेंज हुए हैं, उनमें से एक ये भी है। यानी कि अब हमें जब भी ख लिखना है, नीचे से उसको जोड़ कर लिखना है, जॉइंट करना है, उसको ओपन नहीं करना। जैसे हमने खाना लिखना है तो हम खाना ऐसे लिखेंगे, ना कि खाना ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये खाना नहीं, ये रवाना पढ़ा जाता है। दूसरा जो वर्णों में चेंज हुआ है वो कौन सा है? एक तो ख है, और जो दूसरा चेंज है वो है ड, जिसको हम अंग बोलते हैं, जिसको हम अड़े खाली के नाम से भी जानते हैं। एक चेंज यहाँ हुआ है। जब हम छोटे थे, हमने जब अपनी वर्णमाला पढ़ी थी, तो हमने जो ड है, यानी कि जो अड़े खाली बोलते हैं, उसकी बिंदी नीचे पड़ी है, उसका नुक्ता चिन्ह नीचे पड़ा है, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं होता है। हम ड यानी कि जो अंग है उसकी बिंदी साइड में लेकर जाएंगे ऐसे। अगर हमने ये लिखा तो वो रोंग है। जैसे हम वागम में लिखते हैं, जैसे हम वागम में लिखते हैं, यानी कि एक तरह से साहित्य है, तो हम ये ड की बिंदी नीचे ना लगाकर इसके साइड में लगाते हैं। दूसरा चेंज ये हुआ है। तीसरा और चौथा जो चेंज हुआ है वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, उत्क्षिप्त व्यंजन। हम जो ड ढ लिखते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा जब हम छोटे थे। आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, गलत हमने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि
जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। उनके अंदर वर्ण कम ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका रूप बदलता रहता है। तो जब हम छोटे थे, हमने जो ढ ढ लिखा था, तो जैसे हम ट वर्ग लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे ट ठ ड ढ, लेकिन इनके नीचे डॉट लगाते थे, या ट ठ ड ढ अण जिसको हम बोलते थे। तो यहाँ हम बिंदी लगाते थे, लेकिन आज इसका प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनको निकाल कर बाहर उत्क्षिप्त व्यंजन का या विकसित व्यंजन के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्हीं को बाहर निकाला गया, इसीलिए भी इसको द्विगुण व्यंजन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर दो गुण हैं, दो क्वालिटी हैं। कैसे? एक तो बगैर ड ढ के, यानी कि जिसके नीचे डॉट नहीं लगता, और दूसरे कौन से? जिसके नीचे बिंदी का प्रयोग यानी कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब इस टॉपिक में हमने इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो के अंदर वर्णमाला के भेद यानी कि स्वर व्यंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनसे संबंधित क्वेश्चंस की यानी कि इनके ऊपर जानकारी दी है। अगर आपको ये बात कोई भी जो हमारे वीडियो के अंदर मैंने बात की है वो क्लियर ना हुई हो, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर कर पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ क्लियर है, तो आप हमारे चैनल कायल एकेडमी जीन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।